1990 के बाद पहली बार वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में टेस्ट मैच हरा दिया है। हालांकि इस बीच उन्होंने दुबई में भी पाकिस्तान को हराया था और वेस्टइंडीज में तो पाकिस्तान को 2-3 बार हराया है इस बीच। लेकिन इन पाकिस्तान 1990 के बाद यानी 34 साल के बाद ऐसा किया है। पिछले साल जनवरी में ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में हराया था। तो वेस्टइंडीज टीम के लिए ये कहते हैं ना कि बीच बीच में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम कुछ ऐसी परफॉर्मेंस देती रहती है जिससे ऐसा लगता है कि शायद उनमें अभी भी टेस्ट क्रिकेट बाकी है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट या जो कह सकते हो कि शर्म की बात है कि पाकिस्तान की टीम इस वेस्टइंडीज की टीम से अपने होम में हार गई। ये वेस्टइंडीज की टीम बहुत ही ज्यादा वीक है, स्पेशली अगर बैटिंग की बात की जाए तो एक कंप्लीटली इनएक्सपीरियंस टीम है। और पाकिस्तान ने जो फॉर्मूला अडेप्ट किया था कि हम टर्निंग ट्रैक्स बनाएंगे एंड साजिद और नुमान हमको हर मैच जिताएंगे, वो फॉर्मूला भी कुछ हद तक एक्सपोज हो गया है, जिसके बारे में मैं अपने पिछले कुछ वीडियोस में बात करता रहा हूँ इवन ड्यूरिंग फर्स्ट टेस्ट। वो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, नीचे जाकर आप देख सकते हैं। मैं हमेशा यही कह रहा था कि पाकिस्तान तब तक जीत रही है जब सामने वाली ऑपोजिशन इस चीज से, आप कह सकते हो थोड़ा, एक तो सरप्राइज फैक्टर होता है क्योंकि सडनली पाकिस्तान ने टर्निंग ट्रैक्स बनाई है। दूसरा, सामने वाली टीम में अच्छे स्पिनर्स नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग दूसरी टीम की ऑर्डिनरी स्पिनर्स के खिलाफ भी फंस रही थी, वो तीनों मैचेस में फंसी। लेकिन यहाँ पर फाइनली वेस्टइंडीज ने पकड़ लिया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जोमेल वेरिकन नहीं, साथ साथ सिंक्लेयर और मोती ने भी कुछ सपोर्ट दिया और इतना काफी था। पाकिस्तान सिर्फ हारी नहीं, कॉम्प्रिहेंसिवली हारी है क्योंकि इस तरीके के लो स्कोरिंग मैच को अगर कोई टीम 120 रनों से हारती है तो ये ऑलमोस्ट एक इनिंग्स के बराबर है। इतनी बड़ी डिफीट है ये। पाकिस्तान की बैटिंग आज फिर कुछ खास अचीव नहीं कर पाई। 76 फॉर 4 से जब मैच शुरू हुआ तो साउथ शकील तो दिन के पहले ओवर में ही आउट हो गए। ये वही साउथ शकील है जिन्हें पाकिस्तान में छोटा डॉन ब्रैडमैन कहा जाता है। मतलब इमेजिन कर सकते हैं किस लेवल तक की बेवकूफी है कि साउथ शकील को डॉन ब्रैडमैन का नाम दिया गया है। वो भी इसलिए नहीं कि साउथ शकील की कोई एवरेज 99 के आसपास की है। साउथ शकील ने पहली कुछ 6 टेस्ट मैचेस में 20 के नीचे का स्कोर नहीं बनाया था तो वो डॉन ब्रैडमैन बना दिया उनको। ये ऐसे डॉन ब्रैडमैन है जो ऑस्ट्रेलिया में एक भी सेंचुरी नहीं बना पाए, साउथ अफ्रीका में एक भी सेंचुरी नहीं बना पाए और अब होम में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो नाम रखने से पहले इनने अकल लगाना छोड़ दिया है। बाबर आजम को भी ये सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और पता नहीं किस किस से कंपेयर करते थे। ये तो विराट कोहली नहीं बन पाए। हाँ, पिछले कुछ दिनों से विराट कोहली बाबर आजम जैसे जरूर बन गए हैं, लेकिन बाबर आजम 4 इनिंग्स में 45 रन्स। और आपको बता दूं कि इस पूरी सीरीज में रिजवान और साउथ शकील, सिर्फ ये दो ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने 100+ रन्स बनाए हैं। तो पिचेस कितने खराब थे वो आप इमेजिन कर सकते हो। और आपको पता है कि वेस्टइंडीज की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है? मोती। नंबर 9 बैट्समैन गुडकेश मोती 92 रन्स बनाकर सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं और सेकंड नंबर पे हैं जोमेल वेरिकन जो नंबर 10 पे है 85। तो इससे पाकिस्तान बॉलर्स की कॉम्पिटेंसी का पता चलता है कि टेलेंडर्स टॉप स्कोरर्स हैं पूरी सीरीज में वेस्टइंडीज के। तो ऐसा नहीं कि एक बार टेलेंडर्स टिक गए, हर बार टेलेंडर्स ने ही वेस्टइंडीज को बचाया। पहले मैच में भी कुछ हद तक आप कह सकते हो कि वेस्टइंडीज को जो बहुत बुरी सिचुएशन में थी वहां से भी टेलेंडर्स ने बचाया। और इस मैच में तो 54 फॉर 8 थी वेस्ट इंडीज, और कोई टीम अगर 54 फॉर 8 से जीतती है तो शायद उससे हीरोइक विक्ट्री कुछ नहीं हो सकती। 54 फॉर 8 से जोमेल वेरिकन, गुडकेश मोती और पहली इनिंग्स में किमार रोच ने इंश्योर किया कि वो 150 को क्रॉस करे, 163 तक ले गए। आखिरी 2 विकेट्स पर 109 रन जोड़े, फिर पाकिस्तान को पकड़ा, 9 रन की लीड ली और सेकेंड इनिंग्स में जो फाइनली वेस्टइंडीज की बैटिंग अच्छी थी वही रीजन रही। साउथ शकील आज दिन में पहली ओवर में आउट हुए, उसके अगले ओवर में नाइट वॉचमैन कासिफ अली क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने कुछ हद तक पार्टनरशिप की, थोड़ा रेस्क्यू किया, 76 फॉर 6 से 115 तक ले गए। लेकिन जोमेल वेरिकन की जबरदस्त वेरिएशंस आ रही थी, वो काफी स्लो फेंक रहे थे, कुछ बॉलें बाहर जा रही थी लेकिन कुछ बॉल को वो आर्म के साथ अंदर ला रहे थे और यही वेरिएशन काफी था। सलमान अली आगा 115 की टीम स्कोर पर प्लम्ब लेग बिफोर हो गए, वो स्ट्रेटर वन मिस कर गए और उसके 2 ओवर के अंदर मोहम्मद रिजवान भी स्ट्रेटर वन मिस करके क्लीन बोल्ड हो गए।
फिर टेलेंडर्स आ गए और फिर मैच में कोई जान नहीं थी, उन्होंने कोई एफर्ट भी नहीं डाला। नोमान अली ने एक सिक्स मारा, उसके बाद वो मिड ऑफ पे कैच आउट हो गए और फिर लास्ट बैट्समैन भी क्लीन बोल्ड हो गए। जोमेल वेरिकन 2 मैचेस में 19 विकेट लिए। साजिद खान और नोमान अली ने भी 16 और 15 विकेट लिए, लेकिन आप इमेजिन कीजिए जहां पर दो बॉलर्स ने 16 और 15 विकेट लिए, वहीं पर जोमेल वेरिकन की 19 विकेट के बाद सेकंड हाईएस्ट विकेट सिर्फ 7 है। तो जोमेल वेरिकन को उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिला जैसा पाकिस्तान में एटलीस्ट 2 स्पिनर्स तो थे। हालांकि अबरार के बारे में भी बात करनी चाहिए कि इतनी ज्यादा स्पिन फ्रेंडली विकेट पे भी अबरार अहमद कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाए, और अबरार अहमद ही वो स्पिनर हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी टीम में सिलेक्ट हुए हैं। बीच में बात हो रही थी कि साजिद खान को कंसिडर करना चाहिए। साजिद खान अग्रेसिव बैट्समैन भी हैं, अच्छे फील्डर भी हैं और बॉलिंग वाइज फिलहाल अबरार से तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मैनेजमेंट को अबरार अहमद ज्यादा पसंद है। अबरार अहमद की चाय ड्रेसिंग रूम में बहुत फेमस है, तो पाकिस्तान क्रिकेट में तो इसी तरीके से सिलेक्शन होता है। तो अबरार अहमद उस टीम में है, जबकि इस तरीके के पिचेस पे अबरार अहमद को और विकेट्स लेने चाहिए थे। एनीवेज, वेस्ट इंडीज टीम के लिए ये एक बहुत बड़ी, आई वुड से कि इट्स अ हिस्टोरिक विक्ट्री। जोमेल वेरिकन, गुड़ाकेश मोती और कुछ हद तक केविन सिंक्लियर, इन लोगों ने भी इस जीत में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी। ऑल राउंड कंट्रीब्यूशन, नॉट ओनली विद द बॉल, बैटिंग में भी गुड़ाकेश मोती और जोमेल वेरिकन ही हाईएस्ट रन स्कोरर्स रहे वेस्ट इंडीज के लिए, और बॉल के साथ भी दोनों हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। मुझे नहीं पता कि ऐसा कभी किसी सीरीज में हुआ हो कि दो प्लेयर ही किसी टीम की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर्स भी हों और हाईएस्ट रन गेटर्स भी हों। और जोमेल वेरिकन को डेफिनेटली इससे काफी रिकॉग्निशन मिलेगा, काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा और शायद वो वेस्ट इंडीज के प्राइमरी स्पिनर रहेंगे इन द कमिंग डेज। पाकिस्तान की बैटिंग बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई है ऑलरेडी। तनवीर अहमद जैसे लोग शोर मचाना शुरू कर चुके हैं कि भाई फ्लैट पिचेस लाओ, बाबर आजम कम से कम कुछ रन बनाए, लेकिन वो भूल गए हैं कि जब फ्लैट पिचेस थे तो बांग्लादेश ने 2-0 हराया था, इंग्लैंड ने पहला टेस्ट हराया था। एटलीस्ट इन टर्निंग ट्रैक्स में पाकिस्तान के पास जीतने का एक चांस तो रहता है, लेकिन अब ये जो पाकिस्तान की बैटिंग है इसको अडेप्ट करना होगा इन टर्निंग कंडीशंस में, वरना गोइंग फॉरवर्ड और भी टीम्स जो पाकिस्तान आ रही हैं वो पाकिस्तान को बुरी तरीके से, आप कह सकते हो, डैमेज कर सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग इक्विप्ड नहीं है इस तरीके की क्वालिटी स्पिन बॉलिंग खेलने के लिए। ये तो वेस्ट इंडीज की टीम थी, गोइंग फॉरवर्ड भी साउथ अफ्रीका की टीम जो अगले आने वाली है 8-10 महीने बाद, उनके पास भी केशव महाराज जैसा क्वालिटी स्पिनर है। साथ साथ वो जरूरत पड़ने पर आई थिंक उनके 2-3 और स्पिनर्स हैं जिन्होंने बांग्लादेश में अच्छी बॉलिंग की थी, उनको भी वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड यू नेवर नो, पाकिस्तान पकड़ी जा सकती है। साथ ही साथ पाकिस्तान में किस तरीके से बैटिंग करनी है इसका भी कुछ हद तक टेम्पलेट वेस्ट इंडीज ने दिया जब सेकेंड इनिंग्स में वो काउंटर अटैकिंग बैटिंग करते आए। और पाकिस्तान के स्पिनर, जो मैं कह चुका हूं कि वो ऑर्डिनरी स्पिनर्स हैं, वो सिर्फ कंडीशंस का फायदा उठा रहे हैं, वरना साजिद खान और नोमान अली कोई ऐसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स नहीं है। इनको आप किसी फ्लैट पिच पे उतार के देखिए और पता चल जाएगा कि इनमें कितनी ज्यादा क्वालिटी है। खैर, एनीवेज, 1-1 इज अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट। अब पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी टीम का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है, क्योंकि सारी टीम्स अनाउंस हो चुकी हैं सिवाय पाकिस्तान के। यही होशियारी पाकिस्तान ने 2024 के वर्ल्ड कप में भी की थी, जब सारी टीम्स अनाउंस हो गई थी और वो लास्ट में आए थे, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा तीर मारा है, और वहां यूएस इंडिया से हार के पहले राउंड में ही बाहर हो गए थे। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड कब अनाउंस करता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।